नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, हमारे चैनल पर जो अर्थशास्त्र की पॉइंट कोर्स चल रहा था उसका आज हमारा 7वां दिन होगा। इससे पहले हमने आपको 6 क्लासें इसकी दे चुके हैं, ठीक है। और ये वाला जो क्रैश कोर्स, ये जो की पॉइंट कोर्स चल रहा है, ये आपके नेट जीआरएफ के लिए स्पेशल है और असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और टीजीटी ये सभी में काम आएगा, लेकिन इसका जो मेन टारगेट है वो नेट जीआरएफ है, ठीक है साथियों। तो अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप क्लासों को देख सकते हैं। और साथियों, हमने जो क्रैश कोर्स कराया है उसकी 21 क्लासेज हमारे चैनल पर अपलोड हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो साथियों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। साथियों, पहला की पॉइंट कोर्स है, इसमें हमारा एक न्यूमेरिकल है कि यदि गणितीय माध्य यानी कि x बार बराबर 120 है, अवलोकनों कोई संख्या जो है 100 है, प्रसरण हमारा 144 है, तब विचरण गुणांक बराबर क्या होगा। तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो विचरण गुणांक का सूत्र होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ बताते हैं आपको कि विचरण गुणांक का सूत्र क्या होता है। तो विचरण गुणांक का सूत्र होता है विचरण गुणांक बराबर परिमाप विचलन जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा से, बटे गणितीय माध्य, ठीक है, गणितीय माध्य यानी कि x बार इंटू 100। अब देखो, आपसे पूछा है कि विचरण गुणांक का मान क्या होगा। विचरण गुणांक का मान निकालने के लिए हमारे पास परिमाप होना चाहिए, परिमाप विचलन होना चाहिए। तो परिमाप विचलन यहाँ कहीं नहीं दिया गया है, बल्कि हमें गणितीय माध्य दिया गया है, ठीक है। ये गणितीय माध्य हमारा x बार बराबर 100 है, तो इसको रख लेंगे हम। अब हमें क्या निकालना है, हमें सिग्मा का मान निकालना है। तो सिग्मा का मान कैसे निकालते हैं, परिमाप विचलन बराबर क्या होगा, परिमाप विचलन किसके बराबर होता है, परिमाप विचलन यानी कि सिग्मा, ये बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण के, ठीक है। हमें प्रसरण का मान दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, ये है, देखो प्रसरण का मान है 144, ठीक है, 144। तो जब इसको 144 हम अंडर रूट में रखेंगे तो सिग्मा का मान कितना आ जाएगा, ये कितने का वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, ठीक है। तो ये सिग्मा का मान आ गया। अगर आपको ये चीज़ नहीं निकालनी है तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं निकालनी आती है तो मैं आपको ये चीज़ें सिखा दूंगा, ठीक है। देखो, अगर अंडर रूट लगा है किसी चीज़ पर और वो अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो पूर्णतः वर्ग है, यानी कि देखो 144 है, ठीक है, 36 है, या 4 है, ठीक है, या 9 है, तो 12 का वर्ग 144 होता है, ठीक है, 6 का वर्ग 36 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। इस तरह से मतलब जो अंडर रूट जब हटता है तो उसके एक वर्ग का जो मान होता है ना वो हट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिग्मा का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब विचरण गुणांक को हम साधारणतः निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ों की वैल्यू आ गई अब। तो विचरण गुणांक बराबर सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। अब बस आपको केवल इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो कुछ सिग्मा की वैल्यू हमारी 12 हो गई, ठीक है, और हमारा x बार की जो वैल्यू दी है वो 120 दी है, ठीक है, 120 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से काट दो, 12 धाई 120, 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा विचरण गुणांक का जो मान है वो कितना आ गया, विचरण गुणांक का मान कितना आ गया, 10%, ठीक है, ये परसेंट में आता है। ये हमारा आंसर हो गया, आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं।
बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना और ये क्वेश्चन आपके होने लगेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं हम अगले की पॉइंट की तरफ, नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एक बार, तो मैंने सोचा इसको शामिल कर लेते हैं। तो जो दुर्लभ चित्र होते हैं, दुर्लभ चित्र या दुर्लभ फोटो, टिकट या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के पास सिक्के भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखा हो, कुछ लोग इनको रिस्टोर कर लेते हैं, अपने पास जमा कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रभाव होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रभाव होता है। अब जैसे कि मान लो किसी ने टिकटें इकट्ठी कर रखी है, ठीक है, किसी भी चीज़ की टिकटें इकट्ठी कर रखी है, तो ये क्या मतलब कुछ लोगों को शौक होता है कि पुरानी चीज़ों को संग्रह करना। ठीक है, तो ये कौन सा प्रभाव होता है, ये होता है सिनॉप प्रभाव। ठीक है, ये क्या होता है, ये सिनॉप प्रभाव होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं करता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से बताना है कि बैंड वैगन प्रभाव जो है, मैं आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, क्रैश कोर्स में। बैंड वैगन प्रभाव जो है वो कौन सी परिकल्पना से संबंधित है और ये किसने दिया है। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन बताना है। ठीक है, आगे हम अपने तीसरी टिकट की पॉइंट के बारे में बात करेंगे, हेडोनिक कीमत। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैं आपको रिवीजन के लिए यहाँ ये चीज़ें फिर से करा रहा हूँ। ठीक, कुछ चीज़ों को नहीं जोड़ा है मैंने, बाकी कुछ जो चीज़ एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हैं उन्हें मैंने यहाँ दोबारा लिया है। ठीक है, यहाँ हमने बात किया है हेडोनिक प्राइस। ठीक है, हेडोनिक प्राइस या फिर हेडोनिक कीमत या फिर सूक्ष्म मूल्य एक ही बात है। देखो क्या होता है कि अगर आप मान लो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, दिल्ली में रहते हैं, अब दिल्ली कैसी है, मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी है। ठीक है, अब आप क्या हो, कल को बरेली आ जाएं, ठीक है, बरेली कैसी है, ये नॉन मेट्रो सिटी है और दिल्ली से छोटी भी है, नॉन मेट्रो सिटी है। ठीक है, अब अगले दिन आप जाएं अपने डिस्ट्रिक्ट ज़िले में, जैसे कि मेरा ज़िला जो है बदायूं पड़ता है, तो आप ज़िले में जाएं। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो है ना 100 गज के जो प्लॉट होता है उसकी कीमत पता करें, फिर इसके बाद इसे बरेली में पता करें। ठीक है, फिर इसके बाद अपने ज़िले में पता करें। देखो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्राइस होगी ना वो दिल्ली होगी, उससे कम आपका बरेली मिल जाएगा, उससे कम आपका ज़िले में मिल जाएगा, और इससे भी आपको कम चाहिए तो आप अपने गांव में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये प्लाट 10 लाख का है, ठीक है, तो बरेली ये 5 का मिल जाएगा और यहीं 2 का मिल जाएगा और यहीं 1 का मिल जाएगा। इतना बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर प्लॉट की कीमत क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन ये गांव में क्या है, गांव में सुविधाएं कम होती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हेडोनिक प्राइस बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्लॉट होगा यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा होंगी। देखो रोड पास होगा, स्कूल पास में होगा, ठीक है, एयरपोर्ट पास में होगा, लेकिन ये चीज़ें क्या आपके गाँव में मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि अधिक सुविधाएँ अधिक कीमत और कम सुविधाएँ कम कीमत। ठीक है, और ये चीज़ें आपको वातावरण मतलब जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के आसपास का वातावरण कैसा है। ठीक है, प्रॉपर्टी के आसपास का वातावरण कैसा है, सुविधाओं की बात हो गई, वातावरण कैसा है इस पर भी जो है आपकी प्रॉपर्टी की कीमत काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। जैसे कि मान लो कि आपको दिल्ली में एक ऐसी एरिया है, दिल्ली में एक ऐसी एरिया है, सपोज करना ये, ठीक है, रियल नहीं है, दिल्ली में एक ऐसी एरिया है जहाँ चोर डाकू बहुत है। ठीक है, चोर डाकू बहुत है, या फिर तो क्या आप और वहाँ आपसे कोई एक ठेकेदार है या फिर कोई प्रॉपर्टी वाला वो कह रहा है मैं आपको यहाँ 5 लाख में प्लॉट दे दूंगा। ठीक है, तो क्या आप ऐसी जगह प्रीफर करेंगे प्लॉट लेना, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ का वातावरण है ना, वातावरण बहुत गंदा है, वातावरण आपके मतलब अनुकूल नहीं है, और ऐसी जगह तो किसी के भी अनुकूल नहीं हो सकती। ठीक है, सीधी सी बात है। तो हेडोनिक कीमत क्या बताता है, हेडोनिक कीमत बताता है कि जहाँ हमारी प्रॉपर्टी है वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसकी कीमत तय की जाती है। ठीक है, हेडोनिक कीमत आपको समझ आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे अपनी चौथे पॉइंट के बारे में। एक योजना आई थी जिसका नाम था PMMY, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री
मुद्रा योजना, और ये आई थी 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को। इसमें पूछा गया है कि कितने जो ऋण होते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत, कितने प्रकार के ऋण दिए जा सकते हैं। तो देखो, नंबर 1 शिशु ऋण, नंबर 2 किशोर ऋण, और नंबर 3 तरुण ऋण। कभी कभी इसकी राशि भी पूछ लेता है। तो शिशु ऋण में जो होता है 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर ऋण में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है, और तरुण में आपका 5 से 10 लाख तक का लोन ये उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे अपने 5वें की पॉइंट के बारे में। इसमें हमने 4 क्वेश्चनों को शामिल किया है। सबसे पहले किया है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। कमेंट में आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस को 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जो है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वाइल्ड लाइफ दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आपको ये चारों क्वेश्चन याद रखने हैं। सो मिलत में ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, हो सकता है इनसे 1 या 2 क्वेश्चन को फिर से शामिल कर लिया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। आपको 5 जून की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, और बताना है आपको कि 2022 में 5 जून की थीम क्या थी। 5 जून की थीम क्या थी, ठीक है। एक टैगलाइन होती है, वो थीम क्या थी, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। थीम क्या थी, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 6ठे की पॉइंट के बारे में, ठीक है। यहाँ एक नियम है जिसको हम ग्रेसम का नियम बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं, ग्रेसम का नियम बोलते हैं। ये बताता है कि बुरा पैसा अच्छे पैसे को बाजार से बाहर कर देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि पहले जो हमारे यहाँ मुद्रा चलती थी वो किसकी चलती थी, सोने और चांदी की चलती थी, सोने और चांदी की चलती थी, ठीक है। तांबे की भी चलती थी। अलग अलग समय काल में ये अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चलती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप मान लो कि सोने की मुद्रा को चला रहे हैं, तो इसकी जगह क्या होगा, लोग सोने को अपने पास इकट्ठा करते रहेंगे, ठीक है। आप मान लो कि पहले क्या होता था कि 1 रुपये का अगर सिक्का है ना, 1 रुपये का अगर सोने का सिक्का है, 1 रुपये का अगर सोने का सिक्का है, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती ना 1 रुपये के सोने की सिक्के, मान लो अगर इसे आप वैसे अगर आप चलाएंगे तो 1 रुपये में चलेगा, लेकिन वहीं अगर इसे आप पिघला कर चलाएंगे ना तो मान लो ये 5 रुपये का चलेगा। वो सोना जो है ना, इसमें 1 रुपये के सिक्के में मान लो कि 5 रुपये का सोना है, या फिर 2 रुपये की चांदी के सिक्के में 4 रुपये की चांदी है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था कि पहले के लोग क्या करते थे कि इसको ना, जो सिक्के होते थे इनको ढालकर या पिघलाकर जो बेच देते थे। तो क्या होता था कि जो अच्छा पैसा होता था उसकी जगह कौन आ जाता था, उसकी जगह बुरा पैसा आ जाता था। देखो आजकल क्या हुआ है, पहले हमारे सोने चांदी तांबे जो महंगी महंगी धातु होती है उनके पैसे चलते थे, लेकिन आज काय के चल रहे हैं भैया, हमारे पास अब लोहे के सिक्के हैं, ठीक है। अब लोहे के भी जो है स्थानांतरित हो गए, उसकी जगह आ गए हमारे जो है स्टील के सिक्के आ गए, ठीक है। तो इनकी जो लोहे के और स्टील के सिक्के हैं ना, इनकी जो एक्चुअल कीमत है, एक्चुअल कीमत क्या वो 1 रुपये के बराबर है, नहीं। ये कैसी है, एक वैधानिक मुद्रा है, ठीक है। वैधानिक का मतलब ये है कि एक आपको करार दिया गया है, एक करार दिया गया है कि आपको आरबीआई ने करार दिया है कि आपको ये रुपये जो है स्वीकार करना पड़ेगा इतने मूल्य में। अब जैसे मान लो 10 रुपये का नोट है या 2000 रुपये का नोट है, क्या उसकी एक्चुअल कीमत इतनी होती है। अगर सरकार मना कर दे अभी लेने से, तो आपका जो 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, ये किसी काम का रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे कि अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन के वक्त क्या हुआ था, बस सरकार ने केवल एक आदेश दिया था कि भैया आप जो 1000 और 500 के नोट हैं इसको हम नहीं लेंगे। तो वो क्या हो गए थे, वो सारे के सारे रद्दी हो गए थे, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे अपने 7वें की पॉइंट के बारे में।
अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, इसको हम IDA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IDA। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है, ठीक है। कहाँ है? वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है और स्थापना इसकी 1960 में हुई थी। वर्तमान में इसके 174 यानी कि 174 सदस्य हैं, ठीक है। और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं, ठीक है। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और ये कैसा लोन देता है? ये सॉफ्ट लोन देता है, सॉफ्ट लोन विंडो कहलाती है ये, यानी कि कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है। लेकिन ये क्या करता है? ये केवल सरकार ऋण देता है। क्या? कैसा? ये केवल सरकार को ऋण देता है, निजी ऋण ये नहीं देता है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी संस्था निजी ऋण देती है, निजी ऋण भी उपलब्ध कराती है। कमेंट में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ। 8वां की पॉइंट, इसमें हमने बात की है चालू खाते के बारे में, यानी कि करंट अकाउंट। और ये बैंक वाला अकाउंट नहीं है, ये किस में काम आता है? ये आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड की बात चल रही है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात चल रही है। तो इसको चालू खाते को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तरफ तो दृश्य मद है और एक तरफ अदृश्य मद है। दृश्य मद का मतलब वो है जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं और अदृश्य मद का मतलब वो है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। देखो, दृश्य मदों में किस किस का व्यापार होता है? तेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कार है, और कार के अलावा और बहुत सारी व्हीकल जो है हमारे यहाँ आते हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। अदृश्य मदों में हमारी सेवाएं हो गई, जैसे कि एक व्यक्ति मान लो यहाँ से गया और वो गूगल का CEO है। कौन है? गूगल CEO, ठीक है। आप नाम बताएंगे, कमेंट में नाम बताना आप, ठीक है। गूगल के CEO कौन है? वो अपने इंडिया के हैं, ठीक है। और आय है, मान लो आय हो रही है या फिर कुछ पैसे का इधर उधर अंतरण हो रहा है, तो ये सब किस में आती हैं? ये अदृश्य मदों में आते हैं और ये हमारे दृश्य मदों में आते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 9वें की पॉइंट के बारे में। राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? यानी कि फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। मैं आपको एक क्लास में सारे घाटों के बारे में बता दूंगा। क्या करूंगा? सारे घाटों के बारे में आपको एक क्लास में बता दूंगा। तो बजटीय घाटा प्लस उधार और अन्य देयताएं को अगर हम जोड़ लें तो ये राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। वैसे मैंने पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपको सारे घाटे पढ़ा दिए, फिर भी मैं आपको एग्जाम से पहले एक बार ये चीज़ें रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि पीकॉक वाइजमैन की जो परिकल्पना होती है उसमें कौन कौन से प्रभाव होते हैं। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहाँ वही क्वेश्चन को आपको बार बार रिवीजन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने हमारी क्रैश कोर्स और ये की पॉइंट कोर्स देख लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप एग्जाम में देखेंगे कि आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो प्लीज़ आप इन क्लासों को ज़रूर देखें और अपने साथियों को हमारी क्लासों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। हमारे परिवार को, हमारी फैमिली को बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम जो एक मुहिम चला रहे हैं फ्री एजुकेशन की, ये पहुंच सके, ठीक है। और मैं आपको अगले जो अभी हमारा 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो जाएगा नेट का, उसके बाद में लगभग 10 या 15 अक्टूबर से, ठीक है। अगला एग्ज़ाम हमारा दिसंबर में नहीं होने का है, ये तो गारंटी है। दिसंबर में हमारा अगला एग्ज़ाम नहीं होगा और ये एग्ज़ाम मई या जून के समथिंग होगा जाकर, ठीक है। मई या जून के समथिंग होगा जाकर। तो मैं आपको 3 महीने में लगभग 100 दिन में, लगभग 100 डे में, 100 या फिर कुछ ज़्यादा लग सकते हैं, इतने दिन में आपका जो UGC नेट का सिलेबस है, मैं ये सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और आपकी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगी 10 या 15 अक्टूबर के बीच में। फिर हमारी क्लास डेली चलेगी और इस क्लास के साथ साथ आपको एक GS की क्लास हमारे चैनल के माध्यम से डेली मिलेगी, ठीक है, GS के माध्यम से। और ये
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है अभी उसके लिए क्लास होगी। तो पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना के प्रभाव जो हमारे होते हैं, नंबर 1 विस्तार प्रभाव होता है, नंबर 2 निरीक्षण प्रभाव होता है, नंबर 3 एकाग्रता प्रभाव होता है। देखो ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। पीकॉक और वाइजमैन ने बताया था कि देखो जैसे मान लो किसी पर आप कर लगाएं, ठीक है, क्या लगाएं, कर लगाएं, तो अगर एक मान लो अगर नॉर्मल स्थिति और एकदम आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा कर लगा दिया, तो हो सकता है कि जनता में असंतोष पैदा हो जाए, ठीक है। तो ये पीकॉक वाइजमैन बताते थे कि जैसे किसी देश में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, या फिर भारी कोई आक्रमण है, तो उस समय क्या होता है, जैसे कोई भारी आक्रमण है तो सरकार उस समय क्या करती है, उस समय सरकार कर बढ़ा देती है। मान लो कि अभी 10% था इस तरह से, तो क्या किया, एकदम से जो वो 15% कर दिया, ठीक है। तो ये किस तरह से फिर इसको कुछ दिन तक यही चला, फिर आगे कोई दिक्कत आई तो फिर 20% कर दिया, ठीक है। फिर आगे कुछ इस तरह से चला, फिर से जो एक, तो ये क्या एक सीढ़ी नुमा जो है एक ग्राफ बन जाता है, किस तरह से एक सीढ़ी नुमा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्रभाव होते हैं, तो ये तीनों प्रभाव इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव जो है पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना से संबंधित रखता है, तो आपको एक दे दिया जाएगा, या फिर पूछे कौन सा नहीं रखता है तो ये तीनों दे दिए जाएंगे, और चौथा जो होगा वो कोई अलग से प्रभाव आपको रख दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। तो साथियों ये 10 की पॉइंट थे आज की क्लास में। तो साथियों कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। हम कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, ठीक है साथियों। और शाम को हमारी फर्स्ट पेपर की मैथ की क्लास आएगी, ठीक है, फर्स्ट पेपर की मैथ की क्लास आएगी जिसमें हम DI आपको कराएंगे। तो ठीक है साथियों, लेते हैं विदा, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।